विद्यार्थियों, ऑनलाइन कक्षा में आज हम भी पाठ प्रथम वर्ष के द्वितीय प्रश्न पत्र के अंतर्गत किरातार्जुनीयम महाकाव्य के प्रथम सर्ग से श्लोकों की व्याख्या कार्य को आगे की ओर बढ़ा रहे हैं। विद्यार्थियों, जैसा कि आपको विदित है कि वनिचर वेशधारी गुप्तचर युधिष्ठिर को हस्तिनापुर के समस्त समाचार दे रहा है। इसी क्रम में अगला श्लोक कह रहा है, वसूनि वाञ्छन् वशेन मन्युना स्वधर्म इत्येव निवृत्तकारिणः गुरुपदिष्टेन रिपौ सुतेऽपि वा निहन्ति दण्डेन स धर्म विप्लवम्। विद्यार्थियों, यहाँ पर वनिचर युधिष्ठिर से दंड नीति का दुर्योधन किस प्रकार से सम्यक प्रयोग कर रहा है, इसकी व्याख्या की है। वह दुर्योधन जितेंद्रिय होकर, अर्थात जिसने अपने समस्त आंतरिक शत्रुओं को जीत लिया है, न तो धन के लालच से और न ही क्रोध के कारण किसी को भी दंड देता है अथवा अपराध से मुक्त कर देता है। उसका क्रोध और लोभ से निवृत्त होकर गुरु के द्वारा दिए गए उपदेश और धर्म शास्त्र के अनुसार ही वह दंड देता है। शत्रु और पुत्र में भेद न समझकर दंड के द्वारा धर्म को निभाता हुआ अपने कर्तव्य कर्म को कर रहा है। विद्यार्थियों, जो दंड के योग्य है उसे दुर्योधन दंड देता है, जो अपराध से मुक्त करने के योग्य है उन्हें मुक्त कर देता है। इस प्रकार से दंड नीति को अपनाते हुए दुर्योधन निरंतर अपने यश का विस्तार कर रहा है। विद्यार्थियों, यहाँ पर यह भी कहा है कि दंड का समुचित प्रयोग करना चाहिए। दुर्योधन धन आदि किसी भी इच्छा से या बोध से कोई भी कार्य नहीं करता, अपितु इन सभी को छोड़ करके अपने धर्म और अपने कर्तव्य को प्रमुख मान करके अथवा अपने गुरु और मंत्रियों के परामर्श से ही शत्रु हो या पुत्र हो, सभी के प्रति समान भाव से कर्तव्य पालन कर रहा है और इस प्रकार से दंड का समुचित प्रयोग करते हुए वह निरंतर अपने राज्य का विस्तार कर रहा है। विद्यार्थियों, महाकवि भारवी यह भी कहना चाहते हैं कि जो राजा दंड के योग्य नहीं है उसे दंड देता है अथवा जो कम दंड वालों को अधिक दंड देता है अथवा किसी क्रोध के वशीभूत होकर के दंड देता है अथवा किसी लोभ के वशीभूत होकर के दंड देता है, तो ऐसा राजा जो है वो अपयश का भागी होता है, उसका राज्य उन्नति नहीं कर सकता। तो ऐसा राजा और उसका राज्य दोनों का ही विनाश हो जाता है। तो इसलिए राजा को चाहिए कि वह दंड नीति का अपने राज्य में सम्यक समुचित प्रयोग करे। तो विद्यार्थियों, आपने देखा कि यहाँ पर महाकवि भारवी ने राजनीति का गूढ़ ज्ञान आप सभी के सम्मुख प्रस्तुत किया है। विद्यार्थियों, अगले श्लोक की ओर चलते हैं।
अब दुर्योधन दंड का प्रयोग किस प्रकार करता है? विधाय रक्षान परितः परतेरान शंकिता कारम उपैति शंकितः क्रियापवर्गेषु अनुजीवी सात्कृताः कृतज्ञेतामस्य वदन्ति संपदः। गुप्तचर इस प्रकार से कह रहा है कि दुर्योधन मन ही मन तो शंकित रहता है, मन से तो वह डरा हुआ है, आपसे उसे भय लगता है, किंतु चारों ओर से शत्रुओं से रहित होकर स्वयं अशंकित सा दिखाई देता है या अशंकित की तरह व्यवहार करता है, और भी कि वह अपने कर्तव्यों को पूरा करने वाले लोगों को, सेवकों को, कर्मचारियों को प्रसन्न होकर के जो संपत्ति या पुरस्कार इत्यादि देता है, तो वो जो संपत्ति है या जो पुरस्कार है वो दुर्योधन सेवकों के प्रति कृतज्ञ होने पर उन्हें पुरस्कृत करता है, अर्थात वह कृतज्ञ और सेवकों के द्वारा किए गए कर्तव्य को भुला देने वाला नहीं है। यह उसकी विशेषता प्रकट होती है। तो विद्यार्थियों, दुर्योधन दंड का प्रयोग कैसे करता है? अपने सेवकों से, अपने मंत्रियों से दुर्योधन अपने शासन की व्यवस्था का सुंदर संचालन कर रहा है। उसने अपने समस्त कार्य मंत्रियों, गुप्तचरों और अपने आत्मीय कर्मचारियों को सौंप रखे हैं। वो उन पे विश्वास न कर वो स्वयं उनके ऊपर विश्वास करता है। इस प्रकार से उनके कार्यों पर, उन मंत्रियों पर विश्वास करता है और इस प्रकार से वह स्वयं शंकित होते हुए भी अशंकित सा प्रतीत होता है और कार्य समाप्ति के पश्चात वह अपने सेवकों को वेतन के रूप में संपत्तियां इत्यादि देता है, जो दुर्योधन की कृतज्ञता को प्रकट करती है। तो विद्यार्थियों, इस प्रकार से दुर्योधन प्रसन्न होने पर अपने सभी मंत्रियों, कर्मचारियों को भी प्रसन्न रखता है और इस प्रकार से समुचित अनुकूलता से उसका राज्य वृद्धि की ओर बढ़ रहा है। अगला श्लोक हम देखेंगे। अनारतं तेन पदेषु लंभिता विभज्य सम्यक विनियोग सत्क्रियाः फलन्त्युपायाः परिबृंहितायति रूपेत्य संघर्षमेवार्थ संपदः। अब विद्यार्थियों, गुप्तचर कह रहा है कि चारों उपायों के सफल प्रयोग से दुर्योधन की समृद्धियां बढ़ती ही जा रही है। कैसे बढ़ती जा रही है? कि दुर्योधन ये सम्यक प्रकार से जानता है कि समान स्तर के कौन कौन लोग हैं और किन किन राजाओं के साथ उसे संधि करनी चाहिए, कौन अधिक बलवान है, किन किन को संपत्ति देनी चाहिए अथवा संधि करनी चाहिए, किस शत्रु से डरना चाहिए और किस किस कम ताकत वाले शत्रु से विग्रह अर्थात युद्ध करना चाहिए। इन सभी बातों का विचार करके ही वह साम, दाम, दंड, भेद उपायों का प्रयोग कर रहा है। इस प्रकार इन समस्त उपायों के उचित विनियोग से, इनकी सत्क्रिया से, अर्थात उचित प्रकार से साम, दाम, दंड, भेद के उपयोग के कारण ऐसा प्रतीत हो रहा है
मानो कि जैसे ये चारों उपाय आपस में एक दूसरे से प्रतिस्पर्धा कर रहे हों और प्रतिस्पर्धा करते हुए निरंतर ही आगे बढ़ रहे हैं। इस प्रकार से दुर्योधन की संपत्तियां भी दिन दूनी और रात चौगुनी वृद्धि को प्राप्त हो रही है। तो विद्यार्थियों, यहाँ पर जो चारों उपाय हैं, साम दाम और दंड भेद, ये जो चारों उपाय हैं दुर्योधन के द्वारा समुचित विभाग करके काम में लेकर के अपने शासन को आगे बढ़ाया जा रहा है। उत्तरोत्तर वृद्धि और ऐश्वर्य राशि का निरंतर प्रवाह हो रहा है। तो विद्यार्थियों, इस प्रकार से ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे कि मानो ये चारों प्रकार के उपाय एक दूसरे से प्रतिस्पर्धा कर रहे हैं और चारों उपायों का समुचित उसके शासन व्यवस्था में प्रयोग हो रहा है। तो इस प्रकार से एक श्रेष्ठ राजा के रूप में दुर्योधन प्रजा के विश्वास को प्राप्त करने में सफल हो रहा है। विद्यार्थियों, यही आज का व्याख्यान समाप्त होता है।